मैं नीतीश कुमार एजुकेशन ट्रिप में आप लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम लोग शुरू कर रहे हैं अपने पिछले वीडियो से आगे की वीडियो का कार्यक्रम, जिसमें हम लोग इन्वायरमेंट के 30 क्वेश्चंस देखेंगे, जिनमें उनका सॉल्व आपको मैं एक्सप्लेनेशन के साथ बताता जाऊंगा। यह आपका वीडियो सीटेट, स्टेट टेट यानी कि उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार टेट यानी कि जो आपके स्टेट में टेट का एग्जाम होता है उनके लिए स्पेशल है, जिसमें हम लोग सॉल्व कराएंगे क्वेश्चंस को उनके एक्सप्लेनेशन के साथ। तो आप लोग जुड़े रहे हमारे वीडियो के साथ और शुरू करते हैं हम लोग अपने पहले प्रश्न से। तो लेट्स बिगिन। चलिए पहला प्रश्न, शिक्षक की सबसे बहुमूल्य निधि है उसकी वेतन, सेवा, गर्व, छात्रों का विश्वास। तो आपका सही उत्तर है छात्रों का विश्वास। शिक्षक विद्यार्थी के जीवन के वास्तविक कुम्हार होते हैं, जो न सिर्फ उनके जीवन को आकार देते हैं बल्कि छात्रों में यह विश्वास जगाते हैं कि वे छात्र शिक्षकों के द्वारा बताई गई बातों का अनुसरण कर दुनिया के रंगमंच पर अवतरित हो सकते हैं और अपने आप को काबिल बना सकते हैं। अतः शिक्षक की सबसे बहुमूल्य निधि छात्रों का विश्वास है। अगला प्रश्न, परिकल्पना को बार बार परीक्षण करने से गलत नहीं पाया जाता है, तो वह है 1 कानून, सिद्धांत, खोज, मूल संकल्पना। जल्दी से इसका आंसर हमको बता दीजिए आप लोग। तो आपका सही उत्तर है सिद्धांत। ठीक है, सिद्धांत के साथ प्रायोगिक अनुभव जुड़ा है। किसी परिकल्पना को बार बार निरीक्षण व परीक्षण करने के बाद जब इस बात का भान हो जाता है कि यह परिकल्पना सार्वभौमिक रूप से सत्य है, तो यह सिद्धांत का रूप ग्रहण कर लेती है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से सबसे उपयुक्त शिक्षण विधि है श्रुतलेख एवं दिया गया कार्य, विचार गोष्ठी एवं श्रुतलेख, विचार गोष्ठी एवं कार्य योजना, व्याख्यान एवं श्रुतलेख। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा विचार गोष्ठी एवं कार्य योजना। विचार गोष्ठी एवं कार्य योजना शिक्षण विधि की सबसे उपयुक्त विधि है। इस शिक्षण विधि में छात्र परस्पर विचारों का आदान प्रदान करके ज्ञान की वृद्धि करते हैं। यह विधि शिक्षा के कृत्रिम वातावरण को समाप्त करने तथा शिक्षा को जीवन से संबंध स्थापित करने हेतु महत्वपूर्ण है। प्रारंभ में इसका प्रयोग छात्रों के द्वारा किए जाने वाले गृह कार्यों के लिए किया जाता था, जिसमें योजना बनाना तथा शारीरिक श्रम निहित होता था। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? नाइट्रस ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम, मेथेन। तो आपका सही उत्तर है हीलियम। ग्रीन हाउस गैसें ग्रह के वातावरण या जलवायु में परिवर्तन में अंतःभूमंडलीय उष्मीकरण के लिए उत्तरदायी होता है। इसमें सबसे ज़्यादा उत्सर्जन कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, मेथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, वाष्प, जल वाष्प, ओजोन आदि करती है। इन गैसों का उत्सर्जन आम तौर पर प्रयोग में उपकरण में जो वातानुकूलक होते हैं, जैसे कि आपका एसी होता है, फ्रिज होता है, कंप्यूटर होता है, स्कूटर होता है, कार होता है आदि से होता है। लेकिन इनमें हीलियम जो है वो आपका ग्रीन हाउस गैस की श्रेणी में नहीं आता। यह एक निष्क्रिय गैस है जिसे नोबल गैस के भी नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न, ध्वनि प्रदूषण का मापन किस इकाई द्वारा किया जाता है? डेसिबल, जूल, न्यूटन, नैनो इकाई। तो आपका सही उत्तर है डेसिबल। ध्वनि की तीव्रता को किस में मापते हैं हम लोग? डेसिबल में मापते हैं। तो ये कहा जाता है कि 80 डेसिबल या इससे अधिक का जो शोर होता है वो हमारे कानों को हानि पहुंचाने में बहुत ज़्यादा
सहायक होता है, यानी कि ये हमारे कानों को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकता है। हमारे कानों के लिए अगर सुनना हो तो लगभग 25 से 30 डेसिबल तक की ध्वनि जो है पर्याप्त है। WHO ये कहता है कि 40 डेसिबल से अधिक तीव्रता की अगर ध्वनि है तो वह प्रदूषण की श्रेणी में आ जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस स्थलाकृति का निर्माण हिमानी द्वारा हुआ है? यू आकार की घाटी, लैपिज, वी आकार की घाटी, जलप्रपात। तो आपका सही उत्तर है यू आकार की घाटी। ठीक है, ये आपकी लैपिज, वी आकार की घाटी, जलप्रपात, ये जितनी भी आपकी स्थलाकृतियां दी गई हैं इनमें यू आकार की घाटी का निर्माण हिमनदों द्वारा होता है। इसका नाम अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर यू के आधार पर हुआ है। इसमें इस घाटी की आकृति मिलती है। अपरदन के कारण इसके दोनों किनारे काफ़ी समानांतर एवं अंदोत्तर ढाल वाले बन जाते हैं। जलप्रपात एक मुख्य प्रवाही नदी का अपरदनात्मक स्वरूप होता है। वी आकार की घाटी का नामकरण अंग्रेजी वर्णमाला के भी अक्षर के आधार पर किया गया है। इस प्रकार की घाटियों का निर्माण युवा नदियों के द्वारा होता है। जब नदी निम्नवर्ती कटाव द्वारा अपनी तली को कम गहरा करती है तो वी आकार की घाटी का निर्माण होता है। अगला प्रश्न, निम्न नदियों में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है? स्वर्णरेखा नदी, ताप्ती नदी, नर्मदा नदी, सिंधु नदी। तो आपका सही उत्तर है स्वर्णरेखा नदी। बाकी आपकी ताप्ती, नर्मदा और सिंधु नदियाँ जो है वो आपके अरब सागर में गिरती हैं। ठीक है, ये जो आपकी स्वर्णरेखा नदी है यह भारत के झारखंड राज्य में बहने वाली एक नदी है। यह रांची नगर से 16 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में स्थित नगड़ी गांव में रानी चुआ नामक स्थान से निकलती है तथा बालेश्वर नामक स्थान पर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, राकेश कक्षा 5 पर्यावरण विज्ञान शिक्षक द्वारा दिए गए कार्य को समय से प्रस्तुत नहीं करता, अतः सबसे उपयुक्त सुधारात्मक उपाय हो सकता है खेल की कक्षा में जाने से प्रतिबंध लगाना, प्रधानाध्यापक की जानकारी में लाना, उसकी अनियमितताओं के कारणों को खोजकर उसे सही मार्गदर्शन देना, उसकी अनियमितताओं को लिखित जानकारी माता पिता को देना। तो आपका सही उत्तर है उसकी अनियमितताओं के कारणों को जान करके उसे सही मार्गदर्शन देना। राकेश कक्षा 5 पर्यावरण विज्ञान के शिक्षक द्वारा दिए गए कार्य को समय से प्रस्तुत नहीं करता, अतः सबसे उपयुक्त सुधारात्मक उपाय उसकी अनियमितताओं को जानकर उसे सही मार्गदर्शन देना है, ना कि प्रधानाध्यापक की जानकारी मिलाना, ना कि खेल की कक्षा में जाने से प्रतिबंध लगाना, या फिर ना कि उसकी अनियमितताओं की जानकारी लिखित रूप से माता पिता को देना। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, उसकी अनियमितताओं के कारणों को जानकर उसे सही मार्गदर्शन देना। अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश में कौन सा शहर झीलों का शहर कहलाता है? उज्जैन, भोपाल, इंदौर, ग्वालियर। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा भोपाल। भारत का हृदय कहे जाने वाले मध्य प्रदेश देश विदेश में पर्यटन स्थलों, खान पान, शिल्पकारी, बुनकरों आदि के लिए जाना जाता है। मध्य प्रदेश राज्य की राजधानी भोपाल है, जिसे झीलों का शहर भी कहा जाता है। लोअर लेक और अपर लेक जैसी 2 सुंदर झीलों के कारण ही इस भोपाल शहर को झीलों का शहर कहा जाता है। यहाँ पर 2 मुख्य झीलें हैं जिसको हम लोग अपर लेक और लोअर लेक कहते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा सागर यूरोप को अफ्रीका से अलग करता है? काला सागर, लाल सागर, अरब सागर, भूमध्य सागर। तो आपका सही उत्तर है भूमध्य सागर। भूमध्य सागर पृथ्वी का एक सागर है जो उत्तरी अफ्रीका, यूरोप, अनातोलिया तथा मध्य पूर्व के बीच स्थित है। इसका क्षेत्रफल लगभग 25 लाख वर्ग किलोमीटर है, जो भारत के क्षेत्रफल का लगभग 3/4 है। यह अटलांटिक महासागर से जिब्राल्टर द्वारा जुड़ा है, जो
केवल 14 किलोमीटर चौड़ा एक जलडमरू है। लाल सागर अफ्रीका एवं एशिया के बीच हिंद महासागर का एक नमकीन पानी की खाड़ी भी है। अगला, अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस मनाया जाता है 7 दिसंबर, 16 सितंबर, 30 मार्च, 22 अप्रैल। तो आपका सही उत्तर है 16 सितंबर। ओजोन दिवस 16 सितंबर को ओजोन परत के संरक्षण हेतु जागरूकता के लिए मनाया जाता है। यूएनओ यानी कि यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन ने 19 दिसंबर 1994 को 16 सितंबर को इंटरनेशनल डे ऑफ प्रिजर्वेशन ऑफ ओजोन लेयर घोषित कर दिया। यह तारीख मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की यादगार तिथि के रूप में तय की गई। ओजोन दिवस सन 2016 का थीम था ओजोन एंड क्लाइमेट रिस्टोर्ड बाय अ वर्ल्ड यूनाइटेड। अगला, किसी खाद्य श्रृंखला में शाकाहारी होते हैं प्राथमिक उपभोक्ता, प्राथमिक उत्पादक, द्वितीयक उपभोक्ता, अपघटनकर्ता। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा प्राथमिक उपभोक्ता। किसी खाद्य श्रृंखला में शाकाहारी प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं। उत्पादक हमेशा हरे पेड़ पौधे होते हैं जो क्लोरोफिल की सहायता से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा भोजन का निर्माण करते हैं। द्वितीयक उपभोक्ता मांसाहारी होते हैं। अपघटनकर्ता सड़े गले पदार्थों से ऊर्जा प्राप्त करते हैं जैसे कि मृतोपजीवी, कवक और जीवाणु आदि। अगला प्रश्न, पारिस्थितिक तंत्र के तत्वों के चक्रण को क्या कहते हैं? जैव भू रासायनिक चक्र, रासायनिक चक्र, भूगर्भीय चक्र, भू रासायनिक चक्र। तो आपका सही उत्तर है जैव भू रासायनिक चक्र। प्रकृति में विभिन्न तत्व चक्रीय रूप से एक जीव से दूसरे जीव में स्थानांतरित होते हैं और पुनः प्रकृति में लौट आते हैं। इस प्रक्रिया को खनिज प्रवाह तथा यह चक्र जीवमंडल यानी कि वायुमंडल, स्थलमंडल और जलमंडल में होते हैं। इसे ही जैव भू रासायनिक चक्र कहते हैं, जैसे नाइट्रोजन चक्र, फास्फोरस चक्र आदि। अगला प्रश्न, निम्नलिखित ईंधनों में से कौन सा न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न करता है? पेट्रोल, डीजल, हाइड्रोजन, कोयला। तो आपका सही उत्तर होगा हाइड्रोजन। ये बाकी आपके पेट्रोल, डीजल और कोयला जो है वह आपके प्रदूषण उत्पन्न करने वाले हैं, लेकिन जो आपका हाइड्रोजन होता है वह सबसे कम प्रदूषण उत्पन्न करता है। यह एक प्रकार का हल्का गैस है, इसीलिए जो आपका गुब्बारा होता है, वायुपोत होते हैं, उनमें हाइड्रोजन गैस भरा जाता है। लेकिन अब धीरे धीरे इसका स्थान जो है वो अब कौन ले रहा है? तो हीलियम गैस अब इसका स्थान ले रही है। अगला, संकटग्रस्त जंतु दैत्याकार पांडा पाया जाता है भारत में, ऑस्ट्रेलिया में, चीन में, ब्राजील में। तो आपका सही उत्तर है चीन में। ठीक है, संकटग्रस्त जंतु दैत्याकार पांडा चीन में पाया जाता है। पांडा को चीनी भाषा में झुआंग माओ या विशालकाय बिल्ली या भालू कहते हैं। यह चीन के बांस के जंगलों और तिब्बत के हिमालय पर्वतों के ढलानों के पेड़ पर रहते हैं। आज पांड्या विश्व वन्यजीव कोष यानी कि वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फेडरेशन WWF द्वारा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संरक्षित प्रजाति में से एक घोषित किए गए हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित किस गैस के कारण भोपाल गैस त्रासदी हुई? कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, नाइट्रस ऑक्साइड, मेथाइल आइसोसाइनेट। तो आपका सही उत्तर है मेथाइल आइसोसाइनेट। भारत के मध्य प्रदेश राज्य के भोपाल शहर में 3 दिसंबर सन 1984 को एक भयानक औद्योगिक दुर्घटना हुई। इसे भोपाल गैस कांड या भोपाल गैस त्रासदी के नाम से जाना जाता है। भोपाल स्थित यूनियन कार्बाइड नामक कंपनी के कारखाने से एक जहरीली गैस का रिसाव हुआ, जिसे लगभग 15,000 से अधिक लोगों की जान चली गई तथा बहुत सारे लोग अपंगता से लेकर के अंधेपन के भी शिकार हुए। भोपाल गैस कांड में मिथाइल आइसोसाइनेट नाम की जहरीली गैस का रिसाव हुआ।
क्लोरोफ्लोरोकार्बन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, ये तीनों ही जो है आपकी ग्रीन हाउस गैसों की श्रेणी में आती हैं। ये भोपाल गैस त्रासदी में शामिल नहीं थी। चलिए अगला प्रश्न, किस देश में क्रिसमस का त्यौहार गर्मियों में मनाया जाता है? भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका। तो आपका सही उत्तर है ऑस्ट्रेलिया, क्योंकि जिस समय में हमारे भारत में ठंडी पड़ रही होती है उस समय में ऑस्ट्रेलिया में जो होगा वो आपकी गर्मी पड़ना स्टार्ट हो जाता है। ऑस्ट्रेलिया में क्रिसमस का त्यौहार गर्मियों में मनाया जाता है। इसका कारण ये है कि ऑस्ट्रेलिया दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है और दिसंबर का महीना ऑस्ट्रेलिया में गर्मी का पहला महीना होता है। ऑस्ट्रेलिया में गर्मी 1 दिसंबर से लेकर के 28 से 29 फरवरी तक होती है। क्रिसमस ईसा मसीह के जन्म की खुशी में मनाया जाने वाला पर्व है। इस दिन लगभग संपूर्ण विश्व में अवकाश रहता है। यह 25 दिसंबर को पड़ता है। अगला प्रश्न, गिर वन्यजीव अभयारण्य निम्नलिखित में से किस वन्यजीव के संरक्षण करता है? सांप, हाथी, गैंडा, शेर। तो आपका सही उत्तर है शेर, जिसको बब्बर शेर के भी नाम से जाना जाता है। वो ज़्यादा अच्छा लगता है बब्बर शेर बोलना। तो ये बब्बर शेर के संरक्षण के लिए माना जाता है। गिर वन्यजीव अभयारण्य भारत के गुजरात राज्य में लगभग 1424 वर्ग किलोमीटर में फैला है। इसमें जंगली शेरों का संरक्षण किया जाता है। इसके अतिरिक्त इस वन्यजीव अभयारण्य में पुष्प और जीव जंतुओं की प्रजातियां मिलती हैं। यहाँ स्तनधारियों की 30 प्रजातियां, सरीसृप वर्ग की 20 प्रजातियां पाई जाती हैं। दक्षिण अफ्रीका के अलावा विश्व का यही ऐसा इकलौता स्थान है जहां शेरों को अपने प्राकृतिक आवास में रहते हुए देखा जा सकता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी प्राकृतिक वनस्पति मरुस्थलीय प्रदेशों में पाई जाती है? कैक्टस, महोगनी, फर, चंदन। तो आपका सही उत्तर है कैक्टस। कैक्टस मरुस्थलीय प्रदेशों में पाई जाने वाली प्राकृतिक वनस्पति है। यह सपुष्पक वनस्पतियों का एक जीव वैज्ञानिक कुल है जो अपने मोटे फूले हुए तनों में पानी बटोरकर पुष्प व शुष्क व रेगिस्तानी परिस्थितियों में जीवित रहते हैं। इसके पत्ते कांटों के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं ताकि वाष्पोत्सर्जन की दर को कम कर सकें, जिससे जल का ह्रास जो होता है वो कम होता है। अगला प्रश्न, ग्रीन मफलर संबंधित है वायु प्रदूषण से, मृदा प्रदूषण से, ध्वनि प्रदूषण से, जल प्रदूषण से। तो आपका सही उत्तर है ध्वनि प्रदूषण से। ग्रीन मफलर अधिक आबादी वाले या ध्वनि प्रदूषण वाले क्षेत्र जैसे कि सड़क के किनारे, औद्योगिक क्षेत्रों या राजमार्गों के आसपास के रिहायशी इलाके में 4 से 6 पत्तियों में वृक्षारोपण कर ध्वनि प्रदूषण को कम करने की एक तकनीक है ताकि घने पेड़ पौधे ध्वनि प्रदूषण को कम कर सकें, क्योंकि पेड़ ध्वनि को फिल्टर करते हैं और इससे नागरिकों तक पहुंचने से रोकते हैं। ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करने वाले ये हरे पौधे ग्रीन मफलर कहे जाते हैं। अगला प्रश्न, भूपारिस्थितिकीय तंत्र में ऊर्जा का महत्वपूर्ण स्रोत है? पृथ्वी, सूर्य, चंद्रमा, शुक्र। तो आपका सही उत्तर है सूर्य। भूपारिस्थितिकीय तंत्र में ऊर्जा का महत्वपूर्ण स्रोत सूर्य है। सूर्य ऊर्जा का व्यापक एवं अपरिमित स्रोत है जो वातावरण में फोटॉन के रूप में विकिरण ऊर्जा का संचार करता है। संभवतः पृथ्वी पर सर्वाधिक महत्वपूर्ण रासायनिक अभिक्रिया प्रकाश संश्लेषण को मानी जा सकती है, जो सूर्य के प्रकाश में उपस्थित हरे पौधे होते हैं। इसलिए सौर ऊर्जा को पृथ्वी पर जीवन का प्रमुख संवाहक ही माना जाता है। अगला प्रश्न, टाइटन किस ग्रह का प्राकृतिक उपग्रह है? बुध, वरुण, शनि, शुक्र। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3 शनि। सौरमंडल में शनि आकार में दूसरा बड़ा ग्रह है। शनि के 62 उपग्रह हैं। टाइटन शनि का सबसे बड़ा उपग्रह है। शनि के अन्य प्रमुख उपग्रह मीमांसा,
एनसीलाडू, टेथिल, डियान, रिया, हाइपेरियन, इपापेटस और फोबे हैं। बुध और शुक्र का कोई उपग्रह नहीं है। वरुण के 13 उपग्रह हैं, इसमें ट्रिटान व मेरिड जो है वो सबसे ज़्यादा प्रमुख माने जाते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी बायोडीजल की फसल है? जेड्रोफा, कपास, गन्ना, आलू। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा क्या? जेड्रोफा। जेड्रोफा बायोडीजल की फसल है। यह भारत, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका और कैरिबियन जैसे ट्रॉपिकल क्षेत्रों में उत्पन्न होते हैं। यह एक बड़ा पादप है जो झाड़ियों के रूप में आर्द्र शुष्क क्षेत्रों में उगता है। इस पादप से प्राप्त होने वाले बीजों में 25 से 30% तक तेल निकाला जा सकता है। इस तेल से कार आदि चलाए जा सकते हैं, इसलिए इसे बायोडीजल पौधा कहा जाता है तथा जो अवशेष बचता है उससे बिजली पैदा की जाती है। जेड्रोफा अनावृष्टिरोधी सदाबहार झाड़ी है। यह कठिन परिस्थितियों को भी झेलने में सक्षम होता है। अगला, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? 1986, 1982, 1992, 1996। तो आपका सबसे सही उत्तर हो जाएगा सन 1986। संयुक्त राष्ट्र का प्रथम मानव पर्यावरण सम्मेलन 5 जून 1972 में स्टॉकहोम में संपन्न हुआ। इसी से प्रभावित होकर भारत ने पर्यावरण के संरक्षण के लिए पर्यावरण संरक्षण अधिनियम सन 1986 पास किया था। यह एक विशाल अधिनियम है जो पर्यावरण के समस्त विषयों को ध्यान में रखकर बनाया गया। इस अधिनियम का मुख्य उद्देश्य वातावरण में घातक रसायनों की अधिकता को नियंत्रित करना व पारिस्थितिकी तंत्र को प्रदूषण मुक्त रखने में प्रयत्न करना। इस अधिनियम में 26 धाराएं हैं जिन्हें 4 अध्यायों में बांटा गया है। यह कानून पूरे देश में 19 नवंबर सन 1986 को लागू किया गया। अगला प्रश्न, भूमंडलीय तापन का कारण है? कार्बन डाइऑक्साइड में वृद्धि, हिमनदों में वृद्धि, कार्बन डाइऑक्साइड में वृद्धि, वनों में वृद्धि। तो आपका सही उत्तर है कार्बन डाइऑक्साइड में वृद्धि। भूमंडलीय तापन यानी कि ग्लोबल वार्मिंग का मुख्य कारण कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि है। धरती पर विनाशक गैस के बढ़ने की मुख्य वजह जीवाश्म ईंधनों जैसे कि कोयला, तेल का अत्यधिक इस्तेमाल और जंगलों की कटाई है। धरती पर घटती पेड़ों की संख्या की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर बढ़ता है और इससे भूमंडलीय तापन में वृद्धि होती है। बढ़ते तापमान की वजह से समुद्र तल का स्तर बढ़ता है। बाढ़, तूफान, खाद्य पदार्थों की कमी, तमाम तरह की बीमारियां आदि का खतरा बढ़ता जाता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसमें सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है? उष्णकटिबंधीय सदाबहार वर्षा वन बायोम में, शीतोष्ण पर्णपाती वन बायोम में, शीतोष्ण घास प्रदेश बायोम में, सवाना बायोम में। तो आपका सही उत्तर है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वर्षा वन बायोम में। निम्नलिखित में से उष्णकटिबंधीय सदाबहार वर्षा वन बायोम में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन ऐसे वन हैं जो भूमध्य रेखा के दक्षिण या उत्तर में लगभग 28 डिग्री के भीतर पाए जाते हैं। ये ऑस्ट्रेलिया, एशिया, अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका, मध्य अमेरिका और प्रशांत द्वीपों पर पाए जाते हैं। विश्व वन्यजीव निधि के बायोम वर्गीकरण के भीतर उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन को उष्णकटिबंधीय वर्षा वन का एक प्रकार माना जाता है और इन्हें विषुवतीय सदाबहार तराई वन के रूप में निर्दिष्ट किया जाता है। अगला, निम्नलिखित में से किस मृदा का निर्माण लावा द्वारा होता है? काली मिट्टी, लाल मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, लैटराइट मिट्टी। तो आपका सही उत्तर है काली मिट्टी। काली मिट्टी का निर्माण ज्वालामुखी से निकलने वाले लावा से होता है। भारत में ये लगभग 5 लाख वर्ग किलोमीटर में फैली है। महाराष्ट्र में इस मिट्टी का सबसे अधिक विस्तार है।
इस मिट्टी में चूना, पोटास, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम और लोहा पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। यह बहुत ही उपजाऊ है और कपास के लिए प्रसिद्ध है, इसलिए इसे कपासी मिट्टी, काली मिट्टी, करैल मिट्टी आदि के नाम से जाना जाता है। इस मिट्टी में नमी को रोके रखने की प्रचुर शक्ति है, इसलिए वर्षा कम होने पर भी सिंचाई की ज़्यादा आवश्यकता नहीं पड़ती है। अगला प्रश्न, वायुमंडल की कौन सी परत प्रकाश की पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी की सतह पर आने से रोकती है? क्षोभ मंडल, समताप मंडल, आयन मंडल, मध्य मंडल। तो आपका सही उत्तर है समताप मंडल। समताप मंडल प्रकाश की पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी की सतह पर आने से रोकती है। इसे ओजोन मंडल के भी नाम से जाना जाता है। यह परत सूर्य की उच्च आवृत्ति के पराबैंगनी प्रकाश की 93.99% मात्रा को अवशोषित कर लेती है, जो पृथ्वी पर जीवन के लिए हानिकारक है। ओजोन परत की खोज 1913 ईस्वी में फ्रांस के भौतिकविदों फेवरी चार्ल्स और हेनरी बुसोन ने किया था। अगला प्रश्न, गंगा एक्शन प्लान लाने के उद्देश्य निम्नलिखित में से किसमें सुधार लाना है? जल का वेग, जल की गुणवत्ता, जल की प्रचुरता, जल के तापमान। तो आपका सही उत्तर है जल की गुणवत्ता। गंगा एक्शन प्लान को लाने का उद्देश्य जल की गुणवत्ता में विकास करना है। नदी में प्रदूषण भार को कम करने के लिए सन 1985 में श्री राजीव गांधी द्वारा गंगा कार्य योजना यानी कि GAP का शुभारंभ किया गया था। कार्यक्रम खूब धूमधाम से शुरू किया गया था, लेकिन 15 वर्ष की अवधि में 901.70 करोड़ रुपए व्यय करने के बाद भी नदी को प्रदूषण स्तर को कम नहीं किया जा सका। नदी के प्रदूषण स्तर को कम करने में सरकार विफल रही। इसके पश्चात सन 2016 में गंगा को प्रदूषण मुक्त करने के लिए नमामि गंगे परियोजना प्रारंभ की गई थी। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष जैविक कीटनाशक का उत्पादक है? देवदार, नीम, चीड़, ओक। तो आपका सही उत्तर है नीम। नीम का वृक्ष जैविक कीटनाशक का उत्पादक है। नीम भारतीय मूल का एक पूर्ण पतझड़ वृक्ष है। इसका वानस्पतिक नाम एल्जेडेरेटिका इंडिका है। नीम की पत्तियां चबाने से रक्त शोधन होता है और त्वचा विकार रहित और कांतिवान होती है। इसके अतिरिक्त नीम की छाल का लेप भी सभी प्रकार के चर्म घाव रोगों का निवारण करने में बहुत सहायक है। हम आशा करते हैं आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो आप हमारे इस वीडियो को और ज्यादा से ज्यादा प्यार दें। आप इस वीडियो को लाइक करें, अपनी राय हमारे कमेंट बॉक्स में दें, इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि हमारे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो आप लोग घर पे रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, अपना और अपनों का ख्याल रखते हैं। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।